करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। तो एलिमेंट्री जो कॉम्बिनेशन है वो तो सीरीज और पैरेलल ही है। तो पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, इंडक्टर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में कनेक्टेड है मतलब क्या है, दोनों में किसी भी इंस्टेंट पे सेम करंट है। और भी डिवाइस इसमें है, मान लो इनको हम डिनोट कर सकते हैं ऐसे कि डायरेक्ट बैटरी से जोड़ देते हैं। इसका इंडक्टेंस L1 है, इसका इंडक्टेंस L2 है। किसी मोमेंट पे इसमें करंट फ्लो हो रही है I, और ये करंट अगर चेंज होगी तभी इसका कोई इंपॉर्टेंस है, तभी ये एक्टिव होगा। अदरवाइज इंडक्टर का कोई रोल नहीं है, केवल करंट चेंज या फ्लक्स चेंज के केस में ही वो एक्टिव होता है। करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, मान लो ये करंट टाइम के साथ चेंजिंग है, तो हमें इक्विवेलेंट फाइंड करने का मतलब है कि ये जितना दोनों अपोज कर रहे हैं उतना उसके बजाय अगर हम रिप्लेस करें एक सिंगल इंडक्टर से, इन दोनों को एक इक्विवेलेंट इंडक्टर से रिप्लेस करें जो कि उतना ही अपोजिशन क्रिएट करे जितना कि ये दोनों का सिस्टम कर रहा था। तो ये मान लिया L इक्विवेलेंट। सर्किट में सेम करंट हो, सेम टाइप का अपोज मिले, तब हम बोलेंगे कि ये दोनों सिस्टम जो है वो इक्विवेलेंट है। डेरिवेशन इसका बिल्कुल आएगा नहीं, फॉर्मूला बहुत ही आसान है बस। बट इन केस बस कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बन सकते हैं, तो उसके लिए हम कैसे अप्रोच करते हैं, इसलिए हम डेरिवेशन देख रहे हैं कि इस मोमेंट पे अगर करंट फ्लो हो रही है तो करंट फ्लो हो रही है, तो इसके क्रॉस अगर हम लिखेंगे, मान लो ये 2 पॉइंट लिखते हैं A एंड B, यहाँ पे भी ये 2 पॉइंट है A एंड B। तो A से अगर हम मूव करते हैं, A से इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो -L1, जो भी करंट चेंज होगी वो दोनों में सेम होगी। इसमें कुछ वेरिएशन होगा तो यहाँ भी सेम होगा, -L2 di/dt इक्वल टू पॉइंट B। तो ये जो हो गया VA माइनस VB, दोनों के क्रॉस जो कंबाइंड होगा, बैक EMF जो जनरेट होगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू L1 प्लस L2 इंटू di/dt। इस इक्विवेलेंट में, इक्विवेलेंट के लिए इक्वेशन ये वन हो गया। फॉर इक्विवेलेंट सर्किट सेम इक्वेशन अगर लिखेंगे, करंट सेम है -L इक्विवेलेंट, और di/dt भी सेम होगा। करंट फ्लक्चुएट करती है अगर, तो यहाँ से भी इक्वेशन क्या आ जाएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट इंटू di/dt। करंट सेम है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी सेम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सेम है तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसा इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा। L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2। L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2। तो जो इंडिविजुअल बैक ईएमएफ है, नेट बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, इनका समेशन। यहाँ पे है L1 प्लस L2 इंटू di/dt। तो इसके क्रॉस जितना भी बैक ईएमएफ जनरेट होगा और इसके क्रॉस जो जितना भी बैक ईएमएफ जनरेट होगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो जस्ट लाइक रेजिस्टेंस का जैसा सीरीज होता था उसी टाइप का इस इंडक्टर का भी है। इक्विवेलेंट फाइंड कर देंगे, 2 हेनरी 4 हेनरी है, तो इक्विवेलेंट जो है वो 6 हेनरी हो जाएगा। तो ये है फॉर्मूला, बस इतना ही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन हमें इसमें कैसे लिखना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन दो ही इंडक्टर कंसीडर करते हैं कि ये दोनों कनेक्टेड हैं इसके क्रॉस, और ये बैटरी है, बैटरी कनेक्ट किया है, इसका हमें इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस एक सिंगल इंडक्टेंस हो जाएगा, सिंगल इंडक्टेंस, और वो ऐसे बैटरी ऐसा। ये है L इक्विवेलेंट। तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है
वो करंट यहाँ पे डिवाइड होगी, 2 ब्रांच है तो करंट का यहाँ पे डिवीजन होगा। यहाँ क्या होगा, बैक ईएमएफ दोनों के क्रॉस सेम होगा, पोटेंशियल सेम पॉइंट से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, मतलब इसमें जितना भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो दोनों सेम होगा, दोनों का पॉइंट सेम है। तो यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रही है और ये पॉइंट्स अगर ए है बी है, सेम इस सर्किट में भी ये पॉइंट्स ए और बी है। तो एक जो है किरचॉफ्स लॉ के से डिफिकल्ट इक्वेशन ये हो जाएगा I = I1 + I2। ये I जो करंट है वो क्या होगी, डिवाइड होगी दोनों में। इक्वेशन नंबर 1। अब पोटेंशियल के टर्म्स में अगर हम देखते हैं यहाँ से तो VA - VB, मान लो कि ये इसका इंडक्टेंस L1 है, इसका इंडक्टेंस L2 है, L1 है और L2 है। तो मान लो L1 के क्रॉस हम लिखते हैं तो VA माइनस I1 में कुछ चेंज है, जैसे I = I1 + I2, तो चाहो तो इसी इक्वेशन को हम अगर डिफरेंशिएट कर दें कि भाई DI/dt I minus I1 DI/dt = DI1/dt प्लस DI2/dt। रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएट कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज इन मेन करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन इंडिविजुअल करंट्स, समेशन ऑफ इंडिविजुअल रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडिविजुअल करंट। तो DI1/dt DI2/dt ये हो गया। अब अगर पोटेंशियल के टर्म्स में देखो तो किसी भी एक के क्रॉस अगर लिखोगे तो VA माइनस L1 DI1/dt इज इक्वल टू VB। तो इसके क्रॉस जो भी ड्रॉप हो रहा है, जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, दैट इज इक्वल टू L1 DI1/dt। तो इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं क्या, किस चीज की वैल्यू, DI1/dt की वैल्यू। तो DI1/dt इज इक्वल टू VA माइनस VB डिवाइडेड बाई L1। सेम DI2/dt इज इक्वल टू VA माइनस VB बाई L2। और इक्वलेंट के टर्म्स में भी ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वलेंट के लिए भी ऐसे लिखेंगे VA माइनस VB L इक्वलेंट DI/dt। तो DI/dt की वैल्यू इक्वलेंट के टर्म्स में लिख देते हैं, DI/dt इज इक्वल टू VA माइनस VB, बैक EMF इंड्यूस्ड EMF डिवाइडेड बाई इंडक्टेंस। इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये मान लिया कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो ये सारी वैल्यूज को फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 को कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा VA माइनस VB कैंसिल आउट हो जाएगा, रेजिस्टेंस के जैसे ही ऐड हो जाएगा ये 1/L इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, रेजिस्टेंस के जैसा ही ऐड होगा। और यहाँ पे जो करंट डिवाइड हो रही है, जो करंट दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो जो करंट का डिवीजन है वो किस रेशियो में है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो L1 DI1/dt इज इक्वल टू L2 DI2/dt, ऐसा है। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे जो L1 I1 है इज इक्वल टू L2 I2। तो जो रेजिस्टेंस में करंट डिवीजन हो रहा था, ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ भाई ये जो करंट किसी मोमेंट पे जो डिवाइड भी हो रही है, जो 2 पाथ अवेलेबल है, वो क्या है, L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2, सेम रेजिस्टेंस के जैसा है बिल्कुल, कि पैरेलल में जैसे ऐड हो रहा है, पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो करंट डिवाइड हो रहा है तो किस रेशियो में डिवाइड होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस। जैसे करंट पैरेलल में हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करती है। तो 6 हेनरी 3 हेनरी अगर है तो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 हेनरी। तो कहीं पे भी 2-3 इंडक्टर मिलेंगे, आगे हम LR सर्किट पढ़ेंगे, वहाँ पे 2-3 इंडक्टर्स हैं, तो उस 2-3 इंडक्टर्स को हम इक्विवेलेंट से रिप्लेस करके करंट वरेंट फाइंड करेंगे। और फिर जो है मान लो इंडिविजुअल ब्रांचेस में करंट फाइंड करना है तो सीरीज में तो करंट सेम है, पैरेलल में कई बार ऐसा फील होता है ये तो रेजिस्टेंस के लिए है, इंडक्टर के लिए नहीं है, बट इंडक्टर के केस में भी इसी इक्वेशन से हम लिख सकते हैं। तो ये है कॉम्बिनेशन जस्ट लाइक इंडक्टर। में जहाँ पे लीस्ट इंडक्टेंस होगा वहीं से करंट प्रेफर हाँ करें। वहां से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी, लीस्ट में मोस्ट करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो
ये हुआ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? अब नेक्स्ट है एल आर सर्किट। एल आर सर्किट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से ये एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी वाइज अगर देखेंगे तो बस हमारा एक टॉपिक, दो टॉपिक और बचा हुआ है। एल आर सर्किट जो है वो सिलेबस में नहीं है। म्यूचुअल इंडक्शन बचा हुआ है और वो है, तो ऑलमोस्ट ईएमआई जो है वो एनसीईआरटी वाइज खत्म ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्किट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो जैसे एलसी सर्किट था, आरसी सर्किट था, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, तो वहां पे कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी यूज हुई थी क्या, कि कैपेसिटर अगर कभी भी रेजिस्टेंस उसके थ्रू कनेक्टेड होगा तो उसका चार्ज इमीडिएटली चेंज नहीं होगा। चार्ज उसका इमीडिएटली चेंज नहीं होता है। तो यहाँ जो इंडक्टर की प्रॉपर्टी है, इंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी कि उसका फ्लक्स चेंज इमीडिएटली नहीं होगा कभी भी, चाहे वो एल आर में हो चाहे वैसे भी हो। तो इंडक्टर की जो बेसिक प्रॉपर्टी है कि उसकी फ्लक्स जो है कांस्टेंट ही रहेगा। तो अब मान लो एल आर सर्किट है, तो एल आर सर्किट हम किसको बोलेंगे? एल आर सर्किट जो हमारा प्रैक्टिकल सर्किट है कि कोई भी इंडक्टर अगर हम कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी के क्रॉस, तो उसमें से एल आर सर्किट किसको बोलेंगे कि ये मान लो ये इंडक्टर है और रेजिस्टेंस जो है वो उसके साथ कैसे कनेक्टेड होना चाहिए। एक तो हमारे पास ये चॉइस है और दूसरा है कि ऐसा चॉइस है। तो इन दोनों में से कौन सा होगा एल आर सर्किट? एल आर सर्किट जिसमें से कि इंडक्टर के साथ रजिस्टर सीरीज में होना चाहिए, कि करंट जो है, और यही प्रैक्टिकल केस भी होगा क्योंकि जिस भी वायर का इंडक्टर बना हुआ होगा उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो तो होगा नहीं, मतलब प्योर इंडक्टेंस मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में हमारी जो रियल इंडक्टर होगा वो इसी टाइप का सर्किट फॉर्म करेगा कि उसको हम एक प्योर इंडक्टर एज्यूम कर सकते हैं और उसके साथ रेजिस्टेंस एक सीरीज में हम एज्यूम कर सकते हैं। तो ये है एल आर सर्किट है। अब ये एल आर सर्किट की तरह से क्वालिफाई होगा। ये क्या होगा? ये दोनों जो है सेपरेट होंगे। ये क्या होगा? ये एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट है और ये रेजिस्टिव सर्किट है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये एल आर सर्किट नहीं है। तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, अब इसमें भी क्या होगा कि हम क्लोज करते हैं, स्विच क्लोज करेंगे तो करंट स्टैब्लिश होना स्टार्ट होगी। लेकिन कभी भी अगर इंडक्टर प्रेजेंट होगा सर्किट में तो वो हमेशा क्या करेगा? फ्लक्स चेंज का अपोज करता है। तो एक बेसिक प्रॉपर्टी जो हम हमेशा लिख सकते हैं कि इन एल आर सर्किट, इन एल आर सर्किट फ्लक्स ऑफ इंडक्टर या फ्लक्स थ्रू इंडक्टर डज नॉट चेंजेस इमीडिएटली। डज नॉट चेंजेस इमीडिएटली। इमीडिएट चेंज नहीं होगा कभी भी फ्लक्स में। अगर वो कांस्टेंट है, नॉन जीरो है तो नॉन जीरो रहेगा, जीरो है तो जीरो रहेगा। मतलब कि अगर स्विच हम क्लोज कर रहे हैं, बैटरी क्लोज कर रहे हैं, तो बैटरी जो फ्लक्स T इज इक्वल टू इनिशियल फ्लक्स जो कि T इज इक्वल टू जीरो माइनस पे है। जीरो माइनस का मतलब जस्ट स्विच क्लोज करने से पहले, और जो फाइनल फ्लक्स है वो दोनों सेम होंगे। फाइनल फ्लक्स मतलब स्विच जस्ट क्लोज करने के बाद। अब अगर इनिशियल और फाइनल हम लिखते हैं या इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि इनिशियल फ्लक्स अगर रहा होगा L1 I1 और फाइनल फ्लक्स होगा L2 I2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो phi1 है और ये जो है phi2 है। तो phi1 इज इक्वल टू phi2, कौन सा phi1? स्विच क्लोज करने से पहले का जो फ्लक्स है और स्विच क्लोज करने के बाद का जो फ्लक्स है। ठीक है। अब इसमें अगर इंडक्टेंस कांस्टेंट होगा, जनरली जो कि होता है, जनरली जो कि होता है, ऐसा मान लो कि इंडक्टेंस चेंज कैसे हो सकता है? चेंज कैसे हो सकता है? मान लो ऐसी सिचुएशन दी हुई है कि किसी ने इंडक्टर को ऐसे स्ट्रेच कर दिया सडनली, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में क्या इंडक्टेंस चेंज होगा?
इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा। कैसे? म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम होता है। अगर मान लो हमने उसको स्ट्रेच कर दिया तो उसके नंबर ऑफ वॉल्यूम चेंज हो और जाएगा। यूनिट लेंथ। अगर स्ट्रेचिंग से इंडक्टेंस डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? इंडक्टेंस से उसका जो है स्ट्रेचिंग से उसका और इंडक्टेंस डिक्रीज होगा। सर डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज। उसके नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज हो जाएंगे बोल सकते हैं। हालांकि वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है बट नंबर ऑफ टर्न्स का जो है स्क्वायर हाँ है, सर। तो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज हो रहा है तो इंडक्टेंस जो है उसका डिक्रीज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लो हम मीडियम चेंज कर देते हैं उसके अंदर, जो सोलेनॉइड है या जो इंडक्टर है उसके अंदर मान लो किसी ने कहा कि कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन वहां पे प्रेजेंट है, उस आयरन कोर को किसी ने ऐसे रिमूव कर दिया, ठीक है, किसी ने रिमूव कर दिया तो उसका मीडियम चेंज हो जाएगा। म्यू नॉट से कुछ पहले म्यू था, म्यू से म्यू नॉट हो जाएगा, तो मीडियम चेंज कर देंगे म्यू नॉट हो सडनली जाएगा, तो यस। उससे जो है एल चेंज हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में एल भी चेंज हो सकता है। ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि एल तो हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी है, एल भी हम चेंज कर सकते हैं बट मोस्टली क्या होता है कि L1 L2 कांस्टेंट ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा लिख सकते हैं कि मोस्टली L1 इज इक्वल टू L2 बट L1 L2 जो है वो चेंज हो सकता है। तो हम बेसिक इक्वेशन ये अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जस्ट बिफोर क्लोजिंग द स्विच जो करंट होगी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच भी सेम करंट होगी। करंट एट 0 t इज इक्वल टू 0 माइनस इज इक्वल टू करंट एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। बात समझ में आई है कि एल आर सर्किट में एल और आर सीरीज में कनेक्ट होने चाहिए और उनका फ्लक्स रहेगा कांस्टेंट। अगर इंडक्टेंस कांस्टेंट है तो करंट क्या रहेगी? कांस्टेंट। इतने पॉइंट है, इतने की पॉइंट्स हैं। तो सर इंडक्टर होने की वजह से ये कांस्टेंट रुक रहा है, वो बोल रहे हैं सर। हाँ तो अब इसमें जैसे सर्किट को सोचो, जैसे हमने आरसी में एनालाइज किया था। आरसी में क्या था? आरसी में हमने उसका बिहेवियर एक देखा था स्टार्टिंग स्टेज पे, जिसको बोला था इनिशियल स्टेट, और फिर एक फाइनल स्टेट जो क्या था? स्टेडी स्टेट। तो मतलब हमारी एनालिसिस, यस सर। जो एनालिसिस थी वो एनालिसिस जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। t इज इक्वल टू 0 पे जो कि इनिशियल स्टेट है, ट्रांजिएंट स्टेट पे t इज इक्वल टू t पे, और एक स्टेडी स्टेट पे जो कि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। t is equal to infinite। तो चाहे तो हम क्या करते हैं कि इसको इसके लिए डेराइव करके और इसके लिए लिख लेंगे, बट ये क्लैरिटी ज्यादा बेटर होने से फिर बाद में जैसा हमने एक वहां पे a प्लस बी टाइप का इक्वेशन लिखा था हाँ जिसमें सर। चार्ज वार्ज फाइंड करना था, वो इक्वेशन यहाँ पे भी वैलिड है। ये दोनों अगर हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये तुरंत आ जाएगा। है तो बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई करना है, बट उसके बाद फाइनली एंड में देखेंगे कि उसी टाइप का शॉर्टकट जैसे आरसी के लिए है वैसे एलआर सर्किट के लिए भी है, और वहां पे भी इन दोनों से आ जाएगा। तो अब t इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं, इनिशियल और स्टेडी स्टेट के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा इंडक्टर है, स्विच क्लोज हुआ है, स्विच क्लोज हुआ है, ये इंडक्टर है और ये रेजिस्टेंस है। इनिशियली इसमें कोई करंट नहीं है। इनिशियली क्या करंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। 2-3 सर्किट है, एक में स्विच क्लोज किया, दूसरे में स्विच ओपन कर दिया, ऐसा ऐसा कुछ किया गया, तो इनिशियल करंट भी हो सकती है, बट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये एल और आर, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ये ईएमएफ ई है। अब हमने स्विच को क्लोज किया, t इज इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हुआ, तो इसमें करंट थ्रू सर्किट क्या होगी? स्विच क्लोज करने से पहले करंट क्या है? I, t इज इक्वल टू 0 माइनस पे क्या है? 0। तो अभी हमें पता चला कि इंडक्टर जो है तुरंत करंट चेंज होगा नहीं, इंडक्टेंस तो कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा? I जस्ट स्विच क्लोज करने के बाद भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 ही रहेगा। स्विच क्लोज करने से पहले कोई करंट नहीं है, तो जस्ट मोमेंट पे जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे उसके बाद भी 0 ही रहेगा। तो सर्किट में करंट क्या रहेगी? 0। सर्किट में करंट 0 होगी। तो अगर मान लो इसका हम इक्वेशन लिखना चाहें
इसका किसी मोमेंट पे अगर हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि अगर इक्वेशन लिखते हैं कि करंट इनिशियली जीरो रहेगी और फिर वो करंट धीरे धीरे अपना फ्लो हो रही है, किसी टाइम पे हम मान लेते हैं कि करंट आई है, करंट आई है, ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे सर्किट में करंट भी स्टैब्लिश हो गई किसी मोमेंट पे। तो यहाँ से अगर लिखना स्टार्ट करते हैं किरचॉफ, तो वी ए अक्रॉस इंडक्टर माइनस एल डी आई बाई डी टी, अक्रॉस रजिस्टर माइनस आई इंटू आर, यहाँ से आ गया बैटरी, बैटरी से आ गया प्लस ई इज इक्वल टू वी ए। तो ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इक्वेशन हमें मिलेगा, ये इक्वेशन हो जाएगा कि ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी प्लस आई इंटू आर। और ये लॉजिकली होना भी चाहिए कि अगर हम जो अप्लाई कर रहे हैं वही क्या है, दोनों के क्रॉस मिलके, ये क्या है एल डी आई बाई डी टी वाला टर्म, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, तो VL. ये जो है VL है। तो जो हम जितना अप्लाई करेंगे वो दोनों मिलके कंज्यूम करेंगे, उतना जितना देंगे उतना दोनों मिलके एंजॉय कर रहे हैं। VL प्लस VR इज इक्वल टू ई, तो जितना सोर्स अप्लाई कर रहा है ये दोनों मिलके उतना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। अब इनिशियल स्टेट पे अगर करंट जीरो है तो VR वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। इनिशियल स्टेट पे अगर ये जीरो है तो VR का टर्म क्या होगा, VR इज इक्वल टू जीरो। करंट जीरो है तो VR का टर्म रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस इक्वेशन से आ जाएगा कि जो DI बाई DT है वो E बाई L है। मतलब करंट तो जीरो है लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जीरो नहीं है, करंट इंक्रीज कर रहा है। करंट अभी इस मोमेंट पे जीरो है बट करंट इंक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि DI बाई DT की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब टाइम के साथ करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। अब ये सर्किट तो इनिशियल स्टेट पे कैसा बिहेव करेगा, ये सर्किट इनिशियल स्टेट पे ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा, मतलब कि जिस भी ब्रांच में इंडक्टर और रजिस्टर कनेक्टेड हैं उस ब्रांच में करंट इस मोमेंट पे जीरो रहेगी इनिशियल स्टेट पे। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट एट t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो इस टाइप का होगा कि ये ओपन सर्किट है, या ऐसा इंडक्टर जो है बिहेव कर रहा है ओपन सर्किट की तरह से, तो इंडक्टर जो है एक ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। ऐसा ये कहीं गया नहीं है, ये है, बट इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है कि इसमें ब्रांच मान लो इसमें ओपन सर्किट है, करंट इस मोमेंट पे जीरो है, बट DI बाई DT कुछ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो है E डिवाइडेड बाई L। ठीक है, VR जीरो है, इसके क्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं है। ये बात समझ में आई। ये RC सर्किट के किस टाइम के बिहेवियर के इक्विवेलेंट है, RC सर्किट के किस टाइम के बिहेवियर के इक्विवेलेंट है। सर जब फुल्ली चार्ज कैपेसिटर जब स्टेडी स्टेट में होगा, फुल चार्ज हो जाएगा, तो यस सर dq बाई dt होगा। तो मतलब इनिशियल स्टेट, इस सर्किट के इनिशियल स्टेट का बिहेवियर स्टेडी कैपेसिटर RC सर्किट के स्टेडी स्टेट के बिहेवियर के बराबर है। नेक्स्ट स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, इन स्टेडी स्टेट में सारी क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी, सारी क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जीरो हो जाएगा, मतलब सब कुछ कांस्टेंट है तो करंट टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, DI बाई DT जो है वो जीरो हो जाएगा। जब DI बाई DT जीरो हो जाएगा तो उस इक्वेशन को देखो, अगर DI बाई DT जीरो हुआ तो क्या जीरो हो जाएगा, क्या VL जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल के क्रॉस जो है कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, VL इज इक्वल टू जीरो। VL जीरो मतलब ये कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टर इज बिहेविंग लाइक अ कंडक्टिंग वायर, तो यहाँ से जो EMF है E इज इक्वल टू I इंटू R होगा, तो जो करंट जो हो जाएगा वो E बाई R, मतलब t इंडक्टर, इज इक्वल जीरो पे इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर। हाँ इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस है, इंडक्टर के अक्रॉस है, इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है,
ये तो वी आर 0 हो गया, किसी भी मोमेंट पे तो ये ट्रू है, वी एल प्लस वी आर इज इक्वल टू ई। तो अगर इनिशियली आई 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर 0 है, रजिस्टर 0 है तो जो वी एल है पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, ई के इक्वल मैक्सिमम। तो उसके सर बाद इनिशियली हमको रेजिस्टेंस को रिप्लेस नहीं करना चाहिए? नहीं, रेजिस्टेंस मतलब ये बिहेव कर रहा है, इंडक्टर का बिहेवियर है ना, इंडक्टर के थ्रू करंट नहीं जा रही है, तो सेम ही है, सेम जो कि यहाँ पे करंट 0 मतलब वो कैसा बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट टाइप से बिहेव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ड्रॉ किया है। बाद में ये मत सोचना कोई कि ये इंडक्टर कहाँ गया, ये वैसा बिहेव कर रहा है, इंडक्टर है वहीं पे, कहीं गया नहीं है। तो ठीक है, आई इज इक्वल टू ई बाई आर, आई ई बाई आर हो गई। तो ये जो सर्किट है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, इंडक्टर को ऐसे ही मान लेना है, रजिस्टर है और मतलब सर हम्म, सर मतलब ये स्टेडी स्टेट पे इंडक्टर हमारा मतलब मतलब उसका वर्क क्या है कि वो करंट को चेंज नहीं होने देगा, तो वो स्टेडी स्टेट पे और करंट चेंज होने नहीं दे रहा है उसका मतलब। स्टेडी स्टेट पे करंट चेंज होने नहीं दे रहा है, स्टेडी स्टेट तो तब अचीव होगी जब करंट नहीं चेंज हो रही है, इंडक्टर नहीं इसमें कुछ चेंज और वो रोक रहा है। डी आई बाई डी टी जब स्टेडी स्टेट अचीव हो गई, सफिशिएंट टाइम मिल गया, करंट वरेंट सब कुछ अगर सेट हो गई, तो फिर इंडक्टर का कुछ रोल नहीं रहेगा। तो उसमें जो है डी आई बाई डी टी 0 है, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इंडक्टर बिहेविंग लाइक अ कंडक्टिंग वायर। तो उस ब्रांच में लेकिन जब तक बोलो, करंट चेंज हो रहा था टाइम के रेस्पेक्ट में, तब तक इंडक्टर हमारा काम दे रहा था। इंडक्टर के अक्रॉस कुछ ड्रॉप मिल रहा था, अब वो ड्रॉप जो है अच्छा, मिलेगा। हाँ सर। मतलब जी सर, हाँ ठीक। कांस्टेंट करंट पे ही इंडक्टर का काम है, वरना कुछ नहीं। हाँ, वेरिएबल करंट पे इंडक्टर कुछ अपोज करेगा, वेरिएबल। अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, जी सर। तो दोनों केसेस में ये कर सकते हो कि जो आरसी सर्किट है और जो एलआर सर्किट है, दोनों को याद रखने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि दोनों इन्फिनिटी में वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा वो दिखते हैं। मतलब कि कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर में ऐसे गैप टाइप का एक दिखता है जो कि सर्किट ब्रेकर टाइप का होता है, तो स्टेडी स्टेट में भी वैसा ही सर्किट ब्रेकर टाइप का बिहेव करेगा। और इंडक्टर जो है वो तो एक कनेक्टिंग वायर है, तो कनेक्टिंग वायर है मतलब ये जो है जस्ट लाइक वायर बिहेव करेगा, कब, जब इन्फिनिटी पे होंगे। तो ये दोनों केस के लिए आरसी है या एल आर है, दोनों में ये याद रख सकते हो कि इन स्टेडी स्टेट में दोनों वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे वो दिखते हैं। कैपेसिटर में 0 करंट और इंडक्टर में मैक्सिमम करंट, वो मैक्सिमम करंट कितनी हो जाएगी, ई बाई आर। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होगी, 0 होगी। समझ पाए? हाँ यस सर। सर, यस सर। ठीक है, तो सर लेस देन 1 मिनट है सर, कनेक्ट कर दें फिर से। हाँ हाँ, डिस्कनेक्ट हो जान दो। तो ये सर बैटरी टी इंफिनिटी पे क्या होगा, एक बार फिर से बोलेंगे सर? टी इन्फिनिटी पे वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे वो दिखते हैं, जैसा डायग्राम है। टी इन्फिनिटी पे क्या होगा, कंडक्टिंग वायर। तो कैपेसिटर जो है वो सर्किट ब्रेकर टाइप का दिखता है, दोनों प्लेट के बीच में स्पेस है, तो करंट नहीं जाना चाहिए, तो वो नहीं जाता है, कब, इन्फिनिटी पे। इंडक्टर में वायर जैसा है, करंट फ्लो होता रहना चाहिए, तो करंट फ्लो होती रहेगी कब, इन्फिनिटी पे। यस सर, थैंक यू। तो स्टेडी पे दोनों का अपोजिट हो जाएगा, स्टेडी स्टेट पे दोनों की